Hello everyone, this is Charu Joshi and we are just studying the chapter Current Electricity of class 12th Physics. And we have just learned about the drift velocity, relaxation time, current electrical conductivity sigma as well as the resistivity. And now today we are starting temperature coefficient of resistance. This is the most important topic और इससे न्यूमेरिकल आता है. Again I am saying इसमें डेरिवेशन से ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है और आया हुआ है. इसको बहुत डीपली समझना और वीडियो को लाइक करना. अगेन आई एम सेइंग 12th है, आपका आधा महीना ऐसे ही निकल चुका है, आधा महीना और निकल जाएगा. हाफ ईयरली आने वाले हैं सितंबर में. जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करो, डीपली नोट्स बनाओ. और मैं जो कोशिश करूंगा पीवाईक्यूज के सीबीएसई की मार्किंग स्कीम से कराऊं ताकि ओएसएम में जो सॉल्यूशन दे रखे हैं सीबीएसई ने उसी सॉल्यूशंस को हम फॉलो करें. मैंने मार्किंग स्कीम अपने पास रख रखी है, मैं उसी मार्किंग स्कीम से आपको सॉल्यूशंस भी कराऊंगा. ठीक है, तो अब हम समझ रहे हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की. टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है रेजिस्टेंस का, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से. देखो आपके पास एक वायर है, इस वायर का टेम्परेचर, ये आपके रूम का टेम्परेचर अभी T है और इसका इनिशियली अभी जो रेजिस्टेंस है वो R नॉट है, यानी कि ये है इनिशियल टेम्परेचर. ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस और ये है टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर. पहले आपका टेम्परेचर T था. ठीक है, तो कुछ देर बाद आपने क्या करा, देखो गौर से समझना, ये रेजिस्टेंस है, ये आपकी वायर है. कुछ देर बाद इसी वायर को आपने क्या करा, ये थोड़ा टाइम 5-10 मिनट बीत गए, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया अपने रूम का. टेम्परेचर को इंक्रीज करके आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया, dt टेम्परेचर बढ़ाया, यानी कि ये चेंज इन टेम्परेचर हुआ. आपने इतना बढ़ाया है तो इसको हम बोलेंगे चेंज इन टेम्परेचर. तो आप एक बार अपने अकॉर्डिंग बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा, राइट. तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस है वो dr बढ़ गया, चेंज इन रेजिस्टेंस हो गया. कितना चेंज इन रेजिस्टेंस आया, dr, यानी कि पहले r नॉट था, अब कितना बढ़ गया, dr, तो ये चेंज इन रेजिस्टेंस कहलाएगा. इतना चेंज आया, चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी कि बढ़ गया. टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, हमने ये समझा. ठीक, अब इसको गौर से समझो. मैंने आपको क्या कहा, सर चेंज इन रेजिस्टेंस, सर चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा? सर चेंज इन रेजिस्टेंस तब बढ़ा जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ाने पे चेंज इन टेम्परेचर आया, तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ. तो यानी कि मैं कह सकता हूँ जो चेंज इन रेजिस्टेंस था, चेंज इन रेजिस्टेंस यानी कि dr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर dt के, चेंज इन टेम्परेचर dt के. अगर मैं r नॉट को बढ़ाऊँ तो r नॉट बढ़ाने से ये भी बढ़ेगी वैल्यू, यानी कि dr फिर बढ़ेगा. यानी इनिशियल रेजिस्टेंस बढ़ाने से भी चेंज इन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. तो चेंज इन रेजिस्टेंस, दूसरी चीज जिससे बढ़ रहा है वो है इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस यानी कि R नॉट. तो फिर से मैं समझा रहा हूँ, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे चेंज इन टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर पहले चेंज इन टेम्परेचर 0 था, आपने चेंज इन टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया. आप इनिशियल रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ये पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी चेंज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा. तो यानी कि चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ये बढ़ने की वजह से ही तो ये भी आया, अगर टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ता तो ये भी नहीं आता, तो इसकी वजह से ये आया. और अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाता हूँ तो भी आएगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस को मैं बढ़ा के R नॉट से R नॉट प्लस dr कर देता हूँ, इतना मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया. एक तो टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर ना बढ़ा के अब रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो भी तो चेंज इन रेजिस्टेंस आया. यानी कि टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, चेंज इन रेजिस्टेंस आ रहा है, और इनिशियल रेजिस्टेंस के चेंज होने से रेजिस्टेंस आ रहा है. इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो dr इज प्रोपोर्शनल टू R नॉट dt, और यहाँ से ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो dr इज इक्वल टू आएगा अल्फा. ये अल्फा नहीं था, ये है अल्फा, अल्फा R नॉट dt. अब इसमें देखो गौर से, ये मेरा फॉर्मूला बना, dr इज इक्वल टू अल्फा R नॉट dt. अब ये तो मेरा फॉर्मूला बना, लेकिन ये dr क्या है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, ये dt क्या है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर. अगर मुझे इनको बड़ा करना है एक इनिशियल से लेके फाइनल तक, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे. अब इंटीग्रेट करने के लिए देखो, रेजिस्टेंस पहले इनिशियली कुछ रहा होगा, फिर फाइनली कुछ रहा होगा, टेम्परेचर इनिशियली कुछ रहा होगा, टेम्परेचर फाइनली कुछ रहा होगा. तो इनिशियल और फाइनल होने की वजह से इनकी लिमिट्स भी कुछ ऐसी ही पड़नी चाहिए. तो रेजिस्टेंस पहले R नॉट इनिशियल रहा होगा, फिर RF फाइनल रहा होगा. मैं इनको इंटीग्रेट कर रहा हूँ टेम्परेचर इनिशियल से लेकर टेम्परेचर फाइनल तक.
डी आर का रेजिस्टेंस, डी आर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, आर नॉट से लेके आर फाइनल तक, और अल्फा यहाँ से कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, टेम्परेचर इनिशियल से लेकर टेम्परेचर फाइनल तक जो हमें वैल्यूज न्यूमेरिकल में दी जाएगी। तो अब देखो इसमें इसमें वैल्यू पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट, तो आर की जगह पहले अपर लिमिट क्या आएगी, आर फाइनल माइनस लोअर लिमिट क्या आएगी, आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट, टी में पहले अपर लिमिट टी फाइनल माइनस लोअर लिमिट टी इनिशियल। अब देखो इस आर नॉट को इस साइड ले आओ, तो आर एफ इज इक्वल टू, ये आर नॉट इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये आपका फॉर्मूला बन गया, इसको आपने याद रखना है, ये मेन फॉर्मूला है आपका। क्या इसको मैं, इससे मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा, पहले इसको रेजिस्टिविटी के टर्म्स में भी लिख लेता हूँ, हो सकता है क्वेश्चन में आपको रेजिस्टिविटी दी हो, तो रेजिस्टिविटी के टर्म्स में अगर मुझे चेंज करना है तो रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी में चेंज करना पड़ेगा। याद करो क्या कोई फॉर्मूला हमारे पास है जो रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी में करता है, बिल्कुल, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला है ना, आर की जगह ये फॉर्मूला रख दो, तो आर एफ की जगह क्या आएगा, रो फाइनल, क्या आएगा, रो फाइनल एल अपॉन ए इज इक्वल टू, ये क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस है, तो रो इनिशियल एल अपॉन ए प्लस अल्फा, आर नॉट की जगह क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे भी आएगा रो नॉट एल अपॉन ए टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। देखो रो नॉट एल अपॉन ए, एल अपॉन ए, एल अपॉन ए यहाँ से कॉमन आ जाएगा बाहर, और यहाँ भी एल अपॉन ए, तो एल अपॉन ए से एल अपॉन ए कैंसिल हो गया, इसमें से रो नॉट को हम कॉमन ले लेते हैं। देखो इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, ये आया था मेरा रो फाइनल इज इक्वल टू रो नॉट प्लस अल्फा रो नॉट टी एफ माइनस टी नॉट, टी एफ माइनस टी इनिशियल। तो अगर यहाँ से रो नॉट को हम कॉमन लेते हैं तो रो फाइनल इज इक्वल टू रो नॉट, यहाँ से रो नॉट बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ से रो नॉट बाहर चला गया तो अल्फा बचा, टी एफ माइनस टी आई। तो ये मेरा रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला बन गया, ये डायरेक्ट। अगर मुझे फॉर्मूले में अल्फा की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों के टर्म्स में निकल सकती है, मैं एक बार रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देता हूँ, आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यहाँ पे अगर मैं आर नॉट को कॉमन लेता हूँ, देखो अल्फा निकालने के लिए अल्फा को अकेला करना पड़ेगा, तो आर नॉट कॉमन ले लेते हैं पहले, आर नॉट कॉमन लिया तो क्या आया 1 प्लस अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यहाँ से देखो आर नॉट यहाँ पे कहाँ जाएगा, डिवाइड में, इस आर नॉट को कहाँ ला सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड में। अगर ये डिवाइड में आएगा तो गौर से समझो, अगर ये यहाँ से डिवाइड में आएगा आर नॉट, कौन आएगा, आर नॉट, आर नॉट को हम डिवाइड में ला रहे हैं तो आर नॉट आया डिवाइड में, तो आर, बल्कि इसको ऐसा करते हैं, ये ज़्यादा दिक्कत करेगा, ऊपर वाले को चेंज करते हैं एक बार, आर फाइनल, आर नॉट को इधर लाते हैं तो माइनस का आर नॉट, यहाँ क्या बचा अल्फा आर नॉट टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इस वाले से हम सॉल्व करके देखते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये आर एफ आ गया, आर एफ माइनस आर नॉट, यहाँ से मुझे अल्फा अकेला करना है तो ये पूरा का पूरा वहाँ ले जाना है, ये काय में है अल्फा के साथ, मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में, तो डायरेक्टली आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई टी एफ माइनस टी आई इज इक्वल टू अल्फा, ये आ गया टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू। और अगर रेजिस्टिविटी में लिखनी है तो आर एफ माइनस आर रो एफ माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट, जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ रो कर देना, बस आंसर आ जाएगा। दिस वाज द टॉपिक। अच्छा, मैंने कॉपर के लिए पिछली बार आपको डायग्राम बताया था, अब मैं आपको सारे कंडक्टर्स के लिए बता देता हूँ एक बार। अगर आपका क्वेश्चन आता है कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में डायग्राम बनाओ, ग्राफ बनाओ, तो याद रखना, देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले मेरे पास आर नॉट था, बाद में जो रेजिस्टेंस था आर फाइनल वो आर नॉट प्लस डी आर हुआ, यानी कि आर नॉट से कुछ बढ़ गया, तो फाइनल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है, बड़ा होता है,
इनिशियल से। तो यानी कि टेम्परेचर के बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो इसका जो टेम्परेचर का ग्राफ बनता है, इसका रो और टी के बीच में ग्राफ बनता है, स्लाइटली इंक्रीज होता है यहाँ से। ठीक है, ये हो गया कंडक्टर्स के लिए, फॉर मेटल्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए। अब अगर एलॉयज की बात करें, एलॉयज का आपको याद ही होगा, रो और टी के बीच का ग्राफ हमने पहले भी पढ़ रखा है, बहुत कम फर्क पड़ता है, सीधा चला जाता है। एलॉयज के लिए ये हो गया। और रेजिस्टिविटी का सेमीकंडक्टर्स पर उल्टा प्रभाव पड़ता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से कम होती है। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, सिर्फ मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। सेमीकंडक्टर्स में डिक्रीज हो जाता है ग्राफ, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, कंडक्टर्स में बढ़ती है और एलॉयज में बहुत कम फर्क पड़ता है। तो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। एक चीज़ इसमें आपको और बता देता हूँ कि एलॉयज में जो आर फाइनल होता है और आर नॉट होता है, ये बराबर ही होते हैं। यहाँ पे आर नॉट बड़ा होता है आर फाइनल से, इसलिए ये क्या है, इसलिए इसका अपोजिट आ रहा है। और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। ठीक, ये आपके, और यहाँ पे तो आपको पता है पहले वाले में आर एफ बड़ा है, इसमें दोनों बराबर है, इसमें आर नॉट बड़ा है।